तो हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के पहले चैप्टर की, अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी। और ये 11th इकोनॉमिक्स के अंदर जो है, जो स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट पार्ट आता है उसका जो है पहला चैप्टर रहेगा। इसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी के बारे में जानने से पहले आपको अर्थशास्त्र के बारे में जानना जो है ज़रूरी है। तो दोनों को साथ साथ जो है हम जानते हैं कि इसके अंदर जो सांख्यिकी का जो है उपयोग अर्थशास्त्र के अंदर किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो जो हमारा अर्थशास्त्र होता है वो मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है, और जितनी भी समस्याएं अर्थशास्त्र के अंदर आती हैं वो क्या है कि उन समस्याओं को सुलझाने के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। और सांख्यिकी से जो है वो समस्या से संबंधित तथ्य जो है अर्थशास्त्र के अंदर उपयोग किए जाते हैं। अब अर्थशास्त्र के अंदर होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो होता है वो मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है। और मानवीय व्यवहार कैसा होता है कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती हैं, और जो उनको पूरा करने वाले संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि समस्या बन जाती है जिसे आर्थिक समस्या का नाम दिया जाता है। और ये दुर्लभता संबंधी जो है समस्या होती है, क्योंकि जो साधन होते हैं आवश्यकताओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य की, तो वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, और आवश्यकताएं जो होती है वो असीमित होती हैं। तो इस कारण से जो है दुर्लभता संबंधी या फिर आर्थिक समस्या जो है बन जाती है। और इस समस्या के समाधान के लिए हम सांख्यिकी के पास जो है जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो समस्या बनती है कि जो मनुष्य की आवश्यकताएँ हैं असीमित हैं और साधन सीमित हैं। तो इसमें जो है ये जो समस्या होती है, और ये जो है फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका, इस चैप्टर का, ये भी आप ध्यान करेंगे। उसमें जो है ये जो आर्थिक समस्या बनती है, तो इस समस्या के समाधान के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है, और उस समस्या से संबंधित तथ्य जो है अर्थशास्त्र में उपयोग में लाए जाते हैं। तो जो ये समस्या बनती है उसको चुनाव संबंधी समस्या या दुर्लभता संबंधी समस्या बोला जाता है। इसमें जो हम देखेंगे कि जो आपकी आर्थिक समस्या जो होती है इसमें प्राथमिकता जो दी जाती है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है कि प्राथमिकता उसको दी जाती है संसाधनों की, कि किस प्रकार से आवश्यकताओं की पूर्ति वो करें। और यहाँ पे क्या है कि संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग क्योंकि ज़रूरी हो जाता है, वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, इसलिए चुनाव की समस्या जो है यहाँ पे खड़ी हो जाती है। और जब चुनाव की समस्या खड़ी होती है तो आर्थिक गतिविधि यहाँ पे काम करती है, जिससे क्या है कि सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करके असीमित आवश्यकताओं का जो है को पूरा करने के लिए एक अच्छे तरीके से बंटवारा हो सके। और वो जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं वो कौन सी हो सकती हैं, इसमें उपभोग, उत्पादन और वितरण जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट्स अपना क्या है कि रखते हैं, अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इसमें जो है जीवन के अंदर, मतलब अगर हम देखें मनुष्य के जीवन के अंदर ये तीन जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, उपभोग, उत्पादन और वितरण। तो इनके द्वारा क्या है कि इनका यूज करके सीमित संसाधनों का अच्छे से प्रयोग करके और उनको वैकल्पिक प्रयोग करके इस चुनाव की समस्या को क्या है कि एक तरीके से समाधान इसका खोजा जाता है। और जो असीमित आवश्यकताएँ हैं उनको एक तरीके से क्या है कि अच्छे तरीके से चुनाव की समस्या को सोल्व करके उनको किसी न किसी तरीके से संसाधनों का बंटवारा जो है किया जाता है। और इसमें साथ जो अहम रोल निभाता है वो निभाती है सांख्यिकी। सांख्यिकी के जब हम बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से वो अर्थशास्त्र के अंदर काम करती है, उसका उपयोग होता है, तो इसमें हम देखेंगे सांख्यिकी का अर्थ, उसके कार्य, क्षेत्र, महत्व। और इसमें क्या है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है, तो बहुवचन के मतलब ये जो सांख्यिकी होती है हमारी, सांख्यिकी को दो परिभाषाओं में हम जो है डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। इसमें एक होता है आपका बहुवचन के रूप में सांख्यिकी, और एक होता है आपका एकवचन के रूप में सांख्यिकी। तो यहाँ पे संख्यात्मक तथ्यों का जो समूह होता है, संख्यात्मक मतलब कि किसी भी व्यक्ति, स्थान आदि की जो विशेषता होती है, तो उस विशेषताओं को जब संख्यात्मक तथ्यों के समूह के रूप में बांट दिया जाता है तो उसे बहुवचन के रूप में सांख्यिकी कहा जाता है। और एक वचन के रूप में अगर बात करें तो जो सांख्यिकीय विधियाँ होती हैं तो उनका जब एक एक करके जो है प्रोसेस वाइज जो है उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि आंकड़ों का संग्रहण, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और एक आपका जो है निर्वचन।
तो आंकड़ों का संग्रहण, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन या जिसको निष्कर्ष भी आप बोल सकते हैं, तो जब इनका एक एक करके अध्ययन किया जाता है तो उसे जो है एक वचन के रूप में सांख्यिकी कहा जाता है। तो ये जो है आपका सांख्यिकी के बारे में जो है स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन जो है जानना ज़रूरी है। सांख्यिकी का एक वचन के रूप में परिभाषा या अर्थ, और सांख्यिकी का बहुवचन के रूप में परिभाषा या अर्थ। उसके बाद आगे जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले जैसे बात आई कि अर्थशास्त्र को आपको जानना ज़रूरी है। तो अर्थशास्त्र क्या होता है, यहाँ पे कोई व्यक्ति या समाज वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का क्या है कि प्रयोग आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग के लिए कैसे करें, इसका जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इस परिभाषा को आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि कोई व्यक्ति या समाज वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं से सेवाओं के उत्पादन में तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग के लिए कैसे करे, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें कुछ बेसिक्स सी जो आपके पॉइंट्स आते हैं, जिनमें सबसे ज़रूरी जो आपको याद रखना ये ज़रूरी है। उसमें जो है आपका सबसे पहले आता है उपभोक्ता कौन होता है। तो एक जो उपभोक्ता होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का जो उपभोग करता है, तो एक उपभोक्ता वह होता है जो क्या है कि अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का क्रय करता है, यानी उनका उपभोग करता है, तो उसे हम उपभोक्ता कहेंगे। उसके बाद उत्पादक की बात आती है। तो उत्पादक कौन व्यक्ति होगा, तो उत्पादक जो है वह व्यक्ति होगा जो आय के सृजन के लिए अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। तो ये जो बेसिक से पॉइंट्स है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जितनी भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आगे भी उनमें इनका उपयोग हर बार जो है आगे होता रहेगा। तो इनको जानना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। उसके बाद विक्रेता की बात करते हैं। तो विक्रेता कौन होता है, वह व्यक्ति जो लाभ कमाने हेतु वस्तुओं को बेचता है, उसे विक्रेता हम कहेंगे। अंत में जो ये पॉइंट आता है वो आता है सेवा प्रदाता। तो वह है सेवा प्रदाता जो किसी को भुगतान के बदले किसी किस्म की सेवा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए स्वयं के क्लिनिक में एक डॉक्टर। सेवा धारक कौन होता है, वह होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए मजदूरी या वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए एक चिकित्सालय में नौकरी करता एक डॉक्टर। उसके बाद बात करते हैं गतिविधियाँ। तो जैसे हमने ऊपर बात की थी कि आर्थिक गतिविधि होगी जब चुनाव की समस्या आती है, तो आर्थिक गतिविधियों का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे गतिविधियाँ जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं अर्थशास्त्र के अंदर, आर्थिक गतिविधियाँ और गैर आर्थिक गतिविधियाँ। तो आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी होती हैं, वे सभी गतिविधियाँ जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में, मतलब आय को जनरेट करने में क्या है कि वृद्धि करती हैं, तो आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए उत्पादन, उपभोग, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है। तो ये सारी क्या है, आर्थिक गतिविधियाँ है। इसमें इकोनॉमिस्ट जो एक हुए हैं बहुत बड़े, अल्फ्रेड मार्शल, उनके बारे में बताया कि अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार यह जीवन का सामान्य कारोबार होता है, आर्थिक गतिविधियाँ। उसके बाद गैर आर्थिक गतिविधियों के बारे में बात करें तो वे सभी गतिविधियाँ जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में वृद्धि नहीं करती, गैर आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती है। उदाहरण के लिए आपने अगर किसी को रक्तदान किया है तो ये एक गैर आर्थिक गतिविधि होगी, क्योंकि ये आपके आय के अंदर क्या है कि आय के प्रवाह के अंदर किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर क्या है कि गैर आर्थिक गतिविधियाँ जब हमने पढ़ ली हैं तो यहाँ पे संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम होती है, ये भी आपको जानना ज़रूरी होता है। तो इसके बाद पॉइंट आता है दुर्लभता क्या होती है। तो दुर्लभता से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें किसी वस्तु या सेवा के लिए क्या है कि वस्तु और सेवा के लिए जब हमें चुनाव करना पड़ता है, अपनी जो सीमित संसाधनों के साथ हमें चुनाव करना पड़ता है, तो ये दुर्लभता की जो है एक
दुर्लभता के अर्थ को जो है प्रकट करती है, दिखाती है। उसके बाद आर्थिक समस्याएं कौन सी होती हैं, तो आर्थिक समस्याएं इसमें 3 तरीके की जो है आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं। असीमित मानवीय इच्छाएं, उसके बाद सीमित संसाधन, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले जो संसाधन होते हैं, और वैकल्पिक प्रयोग वाले संसाधन। तो मानवीय इच्छाएं क्या होती हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं, उनको पूरा करने के लिए साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। और इसलिए क्या है कि तीसरी जो समस्या होती है वो होती है वैकल्पिक प्रयोग वाले संसाधन, मतलब कि जितने भी साधन हैं, सीमित संसाधन हैं, उनका बंटवारा अच्छे से हो और वैकल्पिक प्रयोग उनका अच्छे तरीके से हो सके, विकल्प के रूप में प्रयोग उनका अच्छे तरीके से हो सके। उसके बाद ये जब बेसिक पॉइंट्स आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद सांख्यिकी आती है। सांख्यिकी का जैसे कि ऊपर भी हमने बात की कि एकवचन और बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थ इसका जो है 2 प्रकार से लिया जाता है। तो सांख्यिकी के 2 अर्थों में परिभाषित किया जाता है, एक आपका एकवचन के रूप में, दूसरा बहुवचन के रूप में। अगर हम बात करें कि एकवचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है, तो एकवचन के रूप में सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य के से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की विधियों का विवेचन करता है। तो इसमें 5 जो आपके पॉइंट्स हैं वो आएंगे। तो एकवचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है आपकी, जब हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, आंकड़ों का उनका प्रदर्शन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसके बाद विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद उसका जो है निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस तरीके का जो अध्ययन किया जाता है उसे एकवचन के रूप में सांख्यिकी कहा जाता है। उसके बाद बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को जान लेते हैं। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी जो होती है से अभिप्राय संख्यात्मक तथ्यों के समूह से है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। तो ये एकवचन और बहुवचन के रूप में आपको कंपैरिजन भी आना चाहिए। तो जब आंकड़ों को संख्यात्मक रूप से दिखाया जाता है तो उसे बहुवचन के रूप में सांख्यिकी कहा जाता है, और एकवचन के रूप में जैसे कि हमने पहले जाना है कि आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण के बाद जब निष्कर्ष निकाला जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है, तो उसे एकवचन के रूप में सांख्यिकी कहा जाता है। उसके बाद बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषताएं, सबसे पहले तथ्यों का समुच्चय, उसके बाद संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना, तो उसके बाद एक व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करना, ये उसकी विशेषताएं रहती है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। उसके बाद एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एकत्रित करना, सटीकता का उचित स्तर होना चाहिए, तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखे जाने योग्य हो। अगर तुलना नहीं होगी आंकड़ों में तो वो सांख्यिकी का कार्य नहीं होगा, वो सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। उसके बाद 7वां पॉइंट, जैसे कि विभिन्न कारणों से प्रभावित, तो ये भी क्या है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषता रहेगी, विभिन्न कारणों से प्रभावित। उसके बाद बात करेंगे सांख्यिकी के कार्य कौन से रहेंगे। तो सांख्यिकी के कार्य जो है जटिल तथ्यों को सरल तथा संक्षिप्त करना, ये सांख्यिकी का कार्य रहता है। उसके बाद तथ्यों को निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत करना। उसके बाद नीति निर्माण में जो जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट्स की बनती है, सरकार की बनाती है, तो उनके निर्माण में जो है सांख्यिकी सहायता करती है। उसके बाद पूर्वानुमान में सहायता करना, उसके बाद तथ्यों की तुलना करना, और उसके बाद व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव को बढ़ाना, और उसके बाद विभिन्न आर्थिक कार्यों के मध्य संबंधों को ज्ञात करना, ये सभी सांख्यिकी के कार्य रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व किस प्रकार से रहता है। तो अर्थशास्त्र की प्रत्येक शाखा अपने विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए सांख्यिकी की सहायता लेती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, आर्थिक समस्या को समझने के लिए क्या है कि और उसकी हल करने में क्या है कि ये सहायता करती है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट की, तो बाजार संरचनाओं का अध्ययन करने में ये सहायता करती है। चौथा पॉइंट, गणितीय संबंध स्थापित करने में भी ये सहायता करती है। अर्थशास्त्र और गणित के तरीके से क्या है कि उनको दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए भी ये अर्थशास्त्र में जो है सांख्यिकी का महत्व जो है रहता है। उसके बाद 5वां पॉइंट, विभिन्न आर्थिक अवधारणाओं के व्यवहार के अध्ययन में ये सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक नीतियों के प्रभाव के मूल्यांकन में भी ये सहायक होती है। तो ये अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सांख्यिकी का अक्षेत्र किस प्रकार का होगा। तो आज के युग में सांख्यिकी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है और ऐसा कोई अक्षेत्र प्रतीत नहीं होता जहां सांख्यिकी का प्रयोग न होता हो। तो विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग जो है बढ़ गया है, प्रयोग होता है। तो सभी क्षेत्रों जैसे कि बैंकिंग के अंदर, राजनीति के अंदर, आर्थिक गतिविधियों के अंदर, आर्थिक अनुसंधान के अंदर और व्यवसाय आदि में क्या है कि जो बिजनेस होते हैं उनके अंदर सांख्यिकी का प्रयोग होता है। सरकार को कुशल प्रशासन और नीति निर्माण के लिए भी सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। बिना सांख्यिकी के सरकार जो है एक अच्छे तरीके से प्रशासन को नहीं चला सकती, कुशल प्रशासन नहीं स्थापित कर सकती और नीति के निर्माण भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगी। उसके बाद सांख्यिकी की सीमाओं की बात करते हैं। सांख्यिकी की सीमाएं कौन सी होती हैं। तो सांख्यिकी की सीमाओं के अंदर सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन नहीं करती। दूसरा जो होता है इसकी कुछ लिमिटेशंस, जिसको हम जान रहे हैं सांख्यिकी की लिमिटेशंस, स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस। तो इसमें जो गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन ये नहीं करती, सिर्फ इसमें संख्यात्मक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट व्यक्तिगत इकाइयों से सरोकार नहीं रखती है। तीसरा पॉइंट निष्कर्ष केवल औसत के रूप में सत्य होते हैं। चौथा पॉइंट केवल विशेषज्ञ ही इसका सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट सांख्यिकी जो है वो उसके अंदर आंकड़े एक समान और समरूप होने चाहिए। छठा पॉइंट सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का स्टैटिस्टिक्स का 11th क्लास के लिए फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड जो है साथ में इसको शेयर कीजिए। और 11th इकोनॉमिक्स या फिर 12th इकोनॉमिक्स और आगे की तैयारी के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।